वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में कि हम मिक्सचर्स में कैसे चीज़ों को सेपरेट करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पे हमें देखा जाता है कि हम सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम अ मिक्सचर। जैसे कि कौन कौन सी ऐसी कोई से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप रोज़ अपनी डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि जब आप चाय बनाते हैं तो उसको जो है छन्नी से स्ट्रेनर से छानते हैं, ताकि जो है इसमें जो नीचे कप में सिर्फ लिक्विड लिक्विड जाओ, यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो यहीं पे रह जाए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सेपरेशन हो गया। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि ग्रेन जो मतलब कि हम कोई भी दाल या चावल इस टाइप की चीज़ें आती है तो हम क्या करते हैं, उसको पहले से हम उसमें से गंदगी स्टोन्स या हर इस टाइप की चीज़ें होती है वो जो हम रिमूव कर लेते हैं। मिल्क और कर्ड और चर्न टू सेपरेट द बटर। मिल्क और कर्ड को भी हम सेपरेट करते हैं। मिल्क से हम जो है बटर निकाल लेते हैं। और next है, perhaps you might have eaten salted dalia and poha. If you find that it had chilies on it, you may have carefully taken them out before eating. अब जैसे कि आप घर में दलिया पोहा कुछ भी चीज़ें खाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें से देखते हैं कि आपको जैसे उसमें मिर्च पड़ी है तो आपको ये मिर्च पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से मिर्च निकाल देंगे। तो क्या होगा, सेपरेट कर दिया आपने। सपोज, और उसके बाद नेक्स्ट है, सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गोवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम, व्हाट डू यू डू। अब आपसे कहा गया है कि बास्केट में मैंगोज और गुआवास हैं और आपको उनको सेपरेट करना है। तो आपने क्या किया, एक कंटेनर में आपने गुआवा रख दिया और एक कंटेनर में आपने मैंगो रख दिया। तो क्या होगा, सेपरेशन हो गया यहाँ पे। सीम्स इजी, बट व्हाट इफ मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। अगर मतलब कि मैंगो और गुआवा से आपको सेपरेट करने के लिए कहा जाएगा तो आप उसको ईजिली सेपरेट कर लेंगे। पर अगर आपसे ये कह दिया गया कि आपको कोई मतलब एक ग्लास है जिसमें कि सैंड है और उस सैंड में आपको सॉल्ट मिला हुआ है, तो उसके बाद आपसे कहा गया है कि जो है उन दोनों को अलग करो, तो क्या आप उनको अलग कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए इजी प्रोसेस नहीं होता है कि हम उन चीज़ों को अलग कर सकें। तो एक तरीके की वो प्रोसेस इम्पॉसिबल होता है। तो अब देखते हैं एक्टिविटी 1, इसमें क्या करना है, इसमें हम सेपरेशन कैसे करते हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक्टिविटी 1 जो दी हुई है उसमें ये बोला गया है कि कॉलम नंबर 1 है जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस सेपरेशन प्रोसेसेस दिए हैं। कॉलम नंबर 2 में पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, और कॉलम नंबर 3 में दिया गया है व्हाट वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट। अब हमें यहाँ इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है कि जब हम इन चीज़ों को सेपरेट करते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। अब हमें कोई मतलब कि एक है कंटेनर, उसमें राइस है तो उसमें कुछ स्टोन्स ही पड़ेगा। अब उसके आपको कहा गया है सेपरेट करना है, तो उसका पर्पस क्या हो सकता है, क्यों हम सेपरेट करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। तो क्या आपको क्या लगता है, स्टोन और राइस में दोनों चीज़ें यूजफुल हैं? नहीं है, हमें सिर्फ राइस जो है वो हमारे यूजफुल कंपोनेंट, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, ये हो सकता है, पर तीसरा देखते हैं, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। अब स्टोन जो है वो हार्मफुल होता है तो इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब थर्ड वाले कॉलम में क्या दिया है, व्हाट वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। अब हमने जो स्टोन को राइस में से सेपरेट कर लिया, अब हम उसका क्या करेंगे, वी थ्री विद द इम्प्योरिटीज, हम उसमें से इम्प्योरिटीज को निकाल देंगे। अब नेक्स्ट है टर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब हम जो है मिल्क से बटर निकालते हैं तो उसका क्या होता है, क्यों करते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स या फिर टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। तो आपको क्या लगता है, मिल्क और बटर में कोई कोई ऐसी चीज़ है जो नॉन यूजफुल है? नहीं, दोनों चीज़ें यूजफुल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। और थर्ड वाले कॉलम में क्या होगा, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, क्योंकि मिल्क और बटर हम दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सेपरेट टी लीव्स। अब हम टी लीव्स का पर्पस क्या होता है, टी लीव्स का पर्पस होता है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, क्योंकि जो टी लीव्स होती है उनका कोई यूज़ नहीं होता, हम उसको हटा देते हैं। अब थर्ड वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, वी थ्री विद द सॉलिड कंपोनेंट्स। अब हम जो है वो सॉलिड कंपोनेंट्स है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी नंबर 1। तो हमने क्या देखा, वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट में बी मिक्स्ड विद इट। तो जब भी हम कोई चीज़ क्या करते हैं तो बनाने जाते हैं तो हम पहले से उसमें से हार्मफुल या जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस होता है उसको रिमूव कर लेते हैं। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। मतलब कभी कभी हम सेपरेशन ऐसे भी करते हैं कि जैसे कि दूध में से हमने दही बना लिया, मिल्क बनाया, वो कर्ड बनाया, घी बनाया और बटर बनाया, तो इसमें से हमने यूजफुल कंपोनेंट्स निकाल लिए।
सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। अब हम जो भी सब्सटेंस सेपरेट करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या उनकी सबकी एक ही तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर स्टेट्स ऑफ मैटर, हर सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो चलिए देखते हैं पहला मेथड कौन सा है। पहला मेथड है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग का मतलब क्या है? हैंड पिकिंग का मतलब है कि हाथ से उठा के निकाल देना। तो हम हाथ से तभी उन चीज़ों को निकाल सकते हैं जब वो हमारे हाथ में आ सके, मतलब कि वो चीज़ें बड़ी हों। अब देखिए जैसे कि ये है फिगर नंबर 3.3 में आप देख रहे हैं, इसमें एक थाल है, इसमें इसको कुछ ग्रेन्स वगैरह दिए गए, तो ये हाथ से जो है इसमें से इम्प्योरिटीज़ मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेज या स्टोन कह सकते हैं, हाथ इस टाइप की चीज़ों को रिमूव कर रहा है। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा हैंड पिकिंग का। एक्टिविटी में देखिएगा किया गया, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, नाउ सेपरेट द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द sheet of paper, are these piece of stone, husk, broken grains and particles of any other grain in it? तो आपसे जब बोला गया है कि आपको मार्केट से ग्रेन्स खरीद के लेके आना है, तो उसमें से आपको जो है फिर उसको एक शीट पे स्प्रेड कर दिया। फिर आपसे बोला गया है कि क्या उस जो शीट ऑफ पेपर पे सिर्फ आपको जो है ग्रेन्स ही दिख रहा है? नहीं, तो आपको क्या क्या उसमें स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स इस टाइप की चीज़ें भी दिखेंगी। तो आप क्या करेंगे, हैंड पिकिंग की हेल्प से, हाँ अपने हैंड की हेल्प से उसमें से स्लाइड मतलब जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको आप निकाल देंगे। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? ये हमारा प्रोसेस हो गया हैंड पिकिंग का, जिसमें हम लार्जेस्ट सब्सटेंसेस को, लार्जेस्ट हार्मफुल या नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को रिमूव कर सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, थ्रेशिंग। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields after harvesting the crops. Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalk lying in the field. How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stalk? तो जब हम किसी भी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें से आप डायरेक्टली मतलब कि आपने वीट क्रॉप लगाया तो उसके बाद आपने उसको हार्वेस्ट किया, तो अगर आपने थ्रेशर या कोई मशीन वगैरह का यूज़ किया तो आप उसमें से ग्रेन्स और अलग अलग हस्क अलग कर सकते हैं। पर अगर आपने हैंड मेथड यूज़ किया है, मैनुअली आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप पहले क्या करते हैं, जो आपका आपने क्रॉप लगाया उसको आप उसके जो पेड़ हैं मतलब कि वो आप निकालेंगे, तो उसे डायरेक्टली तो आप सीड्स नहीं निकालते हैं ना, पहले आपने वो जो है उसकी जो है क्रॉप हार्वेस्ट किया, तो उसके जो पूरे प्लांट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको सन में आप रखेंगे कि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो जब वो सन में ड्राई हो जाता है तो उसके बाद आप उसको कैसे सेपरेट करते हैं, उसको आप बीट करते हैं। बीट करने से क्या होगा, जो है वो सीड सेपरेट हो जाती हैं। तो जब सीड सेपरेट हो जाती हैं उससे प्लांट से, तो वही जो प्रोसेस हो जाता है हमारा सेपरेशन का, जिसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। The process that is used to separate grains from stalks etc. is threshing. In this process, stalks are beaten to free the grain seeds. अब इसमें देखिए यहाँ पे पिक्चर में आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको बीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ग्रेन्स की सीड्स हैं वो सेपरेट हो जा रही हैं। थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स या फिर मशीन से भी हम हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विनोइंग। अब विनोइंग का प्रोसेस आप पहले एक बार देखिए, समझ लेते हैं विनोइंग के प्रोसेस में क्या होता है। जैसे कि कोई भी मिक्सचर दिया हुआ है आपको ग्रेन्स वगैरह का, तो उसमें जो है आपको उसमें से जो है डर्ट पार्टिकल्स निकालने होते हैं, लार्जर या स्मॉलर कंपोनेंट्स। कैसे आप रिमूव करेंगे, इसमें आप क्या क्या करना होता है, आपको एक पर्टिकुलर हाइट पे खड़ा हो जाना होता है, ऊंचाई पे। उसके बाद आप जो ये एक सूप सूप होता है, सूप या प्लेट टाइप की कुछ लेंगे जिसमें आपका ये मिक्सचर होगा, उसको आप थोड़ा सा टिल्ट करके पकड़ेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एयर। एयर के डायरेक्शन इस तरफ है, देखिए। अब जब ए विंड मतलब एयर का डायरेक्शन है, विंड फ्लो कर रही है, तो जो हैवी कंपोनेंट्स है ग्रेन्स के वो तो नीचे आ गए, पर जो लाइटर कंपोनेंट्स हस्क टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो उड़ जाती है, दूर हो जाती है, मतलब अलग जगह कलेक्ट हो जाती है, और ग्रेन्स यहाँ पे कम मतलब हो जाते हैं कलेक्ट। तो इसी प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं, जिसमें से हम मिक्सचर में से ग्रेन्स को और डस्ट को अलग अलग रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस कहलाता है विनोइंग।
देखते हैं एक्टिविटी 3 में क्या बोला गया। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद sawdust और powdered dry leaves. Keep this mixture into a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? Are the size of particles of the two components similar? Would it be possible to separate the components? अब आपसे क्या बोला गया, आपसे ये बोला गया कि आपको एक मिक्सचर दिया है ड्राई सैंड, सॉडस्ट और पाउडर लीव्स का। उसके बाद उसको आपको एक प्लेट में लेने को बोला है। फिर आपसे बोला है कि इनको जो है इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग करिए। तो उससे आपसे पूछा गया कि आप इसको कैसे अलग अलग करेंगे। देखते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर साइड। जैसे कि मैंने बताया कि आपने क्या किया, मिक्सचर को ले लिया, उसके बाद आपको रेस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुआ, देखिए कहाँ पे खड़े हुए, देखिए आप यहाँ पे एक रेस प्लेटफॉर्म स्टूल पे खड़े हो गए। उसके बाद आपसे क्या गया, होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर। अब ये शोल्डर की हाइट पे आपने यहाँ पे इसको पकड़ा। टिल्ट इट स्लाइडली। अब यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया, so that mixture slides down slowly. What happens? Do the both the components sand and sawdust falls at the same place? Sand. Is there a component that blows away? Did wind manage to separate the two components? This method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. अब ये मेथड फार्मर्स किसमें यूज़ करते हैं, इज यूज टू सेपरेट लाइटर हर्स पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स। अब जो हर्स पार्टिकल्स होते हैं ये विंड की हेल्प से अलग हो जाते हैं ग्रेन से। द सीड्स ऑफ ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म। ये हीप इन्होंने बना लिया, ठीक है। दिस वन 1 मिनट। ये जो है ये हीप यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद देखिए, द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पजेज सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। जो ये हमारा हस्क यहाँ पे रिमूव हो जाता है, ये जो हस्क है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम कैटल्स को फीड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग सेविंग। अब सेविंग के प्रोसेस में क्या होता है चलिए देखते हैं। समटाइम में वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लो। We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. अब सीविंग को आप इजीली समझ सकते हैं चाय के छानने वाले प्रोसेस से। जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें से हम जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है सीव के थ्रू वहीं पे रोक देते हैं, और जो है जो लाइटर पार्टिकल्स मतलब जो लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है। अब इसमें जैसे कि आप ये यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक सीव है जिसमें कि आपको इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी है। तो यहाँ पे जो लाइटर पार्टिकल इसमें यहाँ पे जो ये सीव है इसमें यहाँ पे मतलब कि बहुत ही जिस तरीके से के भी आपको पार्टिकल्स रिमूव करने होते हैं उस तरीके से की भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि फ्लोर है तो उसके लिए आपने बहुत ही पतली सी ऐसी जिसमें बहुत छोटे छोटे से होल्स बने हुए हैं वो आपने ली उसको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो फ्लोर पार्टिकल्स होंगे वो तो पास हो जाएंगे, पर जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो इसी में सीव में रह जाते हैं। इन अ फ्लोर मील impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. तो जैसे फ्लोर में मतलब आटे की जो चक्की होती है उसमें क्या होता है कि हस्क और स्टोन्स को हम पहले रिमूव कर लेते हैं व्हीट में से बिफोर ग्राइंडिंग, क्योंकि अगर हम पूरा ऐसे ही कर देंगे ग्राइंड तो उसमें इम्प्योरिटी और स्टोन सब कुछ मिक्स हो जाएगा, इसलिए उसको हम पहले उसको छान लेते हैं। यूजली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. तो थ्रेशिंग और विनोइंग के प्रोसेस से तो हम रिमूव कर, तो जैसे थ्रेशिंग से तो आपने सीड्स वगैरह निकाल ली, विनोइंग से आपने डस्ट वगैरह निकाल लिया, पर फिर भी कुछ लाइटर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट चीज़ें होती हैं हस्क वो रह जाता है, तो उसको आप सीव से निकाल सकते हैं।
You may have noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones sand. तो ये आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे आपने जब आप सीमेंट का वो बनाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट को, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो है यहाँ पे सब छाना जाता है, उसके बाद उसका मसाला मतलब मिक्सचर बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी नंबर 4। अब एक्टिविटी नंबर 4 में देख 4 क्या है, bring a sieve and a small quantity of flour from home to the class. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? Sieving is used when components of a mixture have different sizes. आपको क्या करना है, आपको ये सीव लेनी है, मतलब इस तरीके की सीव लेनी है और फ्लोर लेके आना है, उसको फ्लोर को छान लेना है पूरा, मतलब इससे सीविंग कर लेनी है, उसकी तो इम्प्योरिटीज़ निकाल देनी है। उसके बाद आपको फाइन पाउडर, मतलब जिस फ्लोर होता है आपका जैसे देखते हैं बिल्कुल फाइन पाउडर्ड होता है, उसी तरीके से आपको चॉक के भी पीसेस को फाइन पाउडर कर लेना है। उसके बाद उसको फ्लोर में मिला देना है। फिर आपसे ये पूछा गया है कि क्या उसको आप सेपरेट कर सकते हैं फ्लोर को, तो चलिए आप इसको करके बताइएगा कि आप सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। तो इसमें क्या होता है, समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। फॉर एग्जांपल देयर मे बी lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulse before cooking? मतलब कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब हम हैंड पिकिंग विनोइंग और जो भी थ्रेशिंग इस टाइप के मेथड से भी हम कोई कई लाइटर इम्प्योरिटीज को, डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स को रिमूव नहीं कर पाते हैं। Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. These impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirt water? When the heavier component in the mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. तो देखिए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस क्या है। आपसे ये बताया गया है इसमें कि जैसे कि आप जब दाल या चावल बनाने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए जो है उसको पानी में डालते हैं, और फिर जब आप पानी में डालते हैं तो उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, लाइटर मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल राइस और ग्रेन जो भी होता है वो हमारा नीचे बैठ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। व्हेन द हाई heavier component in the mixture settles after water is added to it, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। हमारा हैवियर पार्टिकल जो था हमारा राइस वो नीचे बैठ गया, पर जो गंदगी थी वो ऊपर पानी में तैरती है। तो जो ये पानी होता है जिसको हम रिमूव कर देते हैं उससे, तो इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा वेसल जिसमें भी रखा होता है उसको हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, पूरा नहीं गिराते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करते हैं ताकि उसमें से पानी जो है निकल जाए। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, डिकेंटेशन। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. अब यही प्रोसेस को, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस को हम दो लिक्विड्स को भी आप के मिक्सचर को भी सेपरेट करने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर हो गया, अब उसको अगर हम जो थोड़े टाइम के लिए ऑयल और वाटर का मिक्सचर को थोड़े टाइम के लिए रख दें, तो उसमें से एक जो है वो ऊपर आके तैरेगा और एक जो मिक्सचर है वो नीचे लिक्विड रहेगा। तो फिर डिकेंटेशन के मेथड से हम क्या करेंगे, मतलब जो हैवियर होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो लाइटर होता है वो हमारा ऊपर तैरता है। तो उससे डिकेंटेशन के प्रोसेस से हम लाइटर वाले को
उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। Let us again consider a mixture of solids and liquids. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Usually we use a strainer to remove tea leaves. Try decantation. अब आपसे कहा गया है कि आप स्ट्रेनर को मोस्टली यूज़ करते हैं टी, जब आप टी बनाते हैं तो टी लीव्स को रिमूव करने के लिए, पर आपसे बोला गया है कि आप डिकेंटेशन के मेथड को ट्राई करिए। तो डिकेंटेशन से क्या होगा, इट हेल्प्स अ लिटिल, थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, बट फिर भी आपकी जो है कुछ जो है लीव्स जो है वो आपकी टी में आ जाएगी ना। पोर द टी थ्रू अ strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? Let us now consider example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or even may also be muddy, especially after rain. Let us see if we can use some of methods of separation to remove so insoluble impurities like soil from water। मतलब जो फिल्ट्रेशन का मेथड होता है उसको हम गंदगी को पानी में से निकालने के लिए हम फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं, जिससे कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर बैठ जाती हैं और बाकी जो अ, हमारा जो अच्छा कंटेंट होता है वो नीचे आ जाता है। तो यही क्या प्रोसेस हुआ, जब आपने चाय को जो है छाना छन्नी की तरह, तो जो टी लीव्स थी वो ऊपर ही बैठ गई। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन, क्योंकि उसमें जो गंदगी थी ऊपर बैठ गई। तो यही प्रोसेस जो वाटर को जो है फिल्टर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि सैंड वगैरह जो है वहीं ऊपर स्ट्रेनर में बैठ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 5। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम वाटर सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। आपसे बोला गया है कि आपको सैंड और पानी को मिलाना है, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख देना। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर? वाई? वॉट विल यू कॉल दिस? नाउ स्लाइडली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? फिर आपसे बोला गया है कि आपको स्लाइडली टिल्ट करना है, कि आपका जो नीचे वाला जो है जो ग्लास है वो जो में वाटर है वो नीचे वाला जो पोर्शन है वो डिस्टर्ब ना हो, और ऊपर वाला जो वाटर है वो आप उसको स्लाइडली रिमूव कर लें। इज दिस इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउनी इन कलर? नाउ फिल्टर इट। Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small hole or pores remain in between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. फिर आपसे ये बोला कि आपने देखिए आपको एक ग्लास दिया गया, उसमें आपको सैंड और वाटर मिक्स कराया गया, इसमें सैंड और वाटर दोनों मिक्स है। फिर आपको फिर आपने क्या किया, उसको थोड़ी देर रख दिया, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे ये लेयर यहाँ पे ये जम गई। फिर आपको ये बोला गया कि ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है ये आप जो इसमें वाटर भी मिक्स है उसको आपको धीरे से इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। फिर आप देखेंगे कि जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें फिर भी वो सैंडी सैंडी थोड़ा सा रहेगा। फिर आपको ये बोला गया कि आपको ये फ़िल्टर कर लेना है। जब आप फ़िल्टर करेंगे किसी भी मतलब क्लॉथ जैसे जिसमें थोड़े थोड़े होल्स जैसे होते हैं उस टाइप का क्लॉथ या स्ट्रेनर को यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि पानी जो है पूरी तरीके से फ़िल्टर हो जाता है। तो यही प्रोसेस क्या हो जाता है हमारा filtration. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has small pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. अगर इतना भी स्ट्रेन करने के बाद आपका जो है फिल्टर नहीं होता, तो आप फिल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं जिसमें फाइन पोर्स होते हैं, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं आती है। तो उसके आप साथ जो करेंगे तो आपको जो है मिक्सचर पूरी तरीके से फिल्टर हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये एक फ़िल्टर पेपर होता है जो इस तरीके से होता है। फिर आपको इसको एक फ़नल के शेप में बना के यहाँ पे ये फ़नल में ऊपर रखा है, उसके बाद आपको स्ट्रेन करके तो यहाँ पे फ़िल्टर्ड वाटर आएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जूसेस आर यूजली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स and solid particles of pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese, paneer in our homes. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and liquid.
The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or strainer. जब हम कोई वेजिटेबल या फ्रूट जूस बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं स्ट्रेनर के थ्रू, ताकि जो है जो लिक्विड है वो नीचे आ जाए और पल्प ऊपर रह जाए, सेटल कर जाए। इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम पनीर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दूध में जो है नींबू को डालते हैं, जिससे कि सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स अलग हो जाए। तो जो सॉलिड बनता है वो हमारा बन जाता है पनीर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस इवेपोरेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इवेपोरेशन। एक्टिविटी नंबर 6, add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away what is left in this beaker. In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. The process of conversion of water into vapor is called as evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. Where do you think salt comes from? Sea water contains many salt mixed in it. One of these salt is the common salt. When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, water evaporates completely, leaving behind the solid salts. So let us see what is saying activity number 6, what you have to do in this. You are asked to take 2 spoons of salt in this beaker containing water. Then you have to heat it. After heating, you will see that the water evaporates and changes into vapor, and in the beaker what remains is salt. So this process is called as evaporation. What is it? The process of conversion of water into vapor is called as evaporation. जैसे कि आप देखते हैं कि जो हमारी सी है, सी वाटर जो होता है उसमें बहुत सारा सॉल्ट प्रेजेंट है। पर तो जो है उसमें से जो है हमारा जो हम सॉल्ट खाते हैं तो कॉमन सॉल्ट हम कैसे मिलता है हमें, तो जो सॉल्ट होता है उसको हम, तो सी वाटर को जो हम एक शैलो पिट में रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि वाटर जो होता है वो सनलाइट की वजह से हीट हो जाता है, तो वेपर्स पे चेंज होता है, तो इसकी इवापोरेट होने के बाद जो बचता है वो बचता है हमारा सॉलिड सॉल्ट। तो ये हमारा बन जाता है कॉमन सॉल्ट। नाउ यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। We have studied some methods of separation of substances from their mixture. Often, one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. मतलब है कि कोई भी separation करना होता है, जब हम किसी भी mixture से substance को separate करते हैं तो कोई भी एक method से हम separate नहीं कर सकते, तो हमें कई कई methods यूज़ करने पड़ते हैं। तो देखते हैं एक्टिविटी नंबर जो है 7 में क्या करना है। Take a mixture of sand and salt. How will we separate these? We already saw that hand picking would not be practical method for separating these. हमसे क्या गया कि एक मिक्सचर हमें लेना है सैंड एंड सॉल्ट का, और उसके बाद आपको पता है कि हैंड पिकिंग वाला जो मेथड होता है उससे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं सैंड एंड सॉल्ट को। तो क्या करेंगे, कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो मिक्सचर हमने लिया है जिसमें सैंड और सॉल्ट प्रेजेंट है, उसको हमने क्या किया है, उसको कीप द मिक्सचर बीकर में रखा है और ऐड करा है सम वाटर, फिर उसको हमने साइड में रख दिया है। डू यू सी द सैंड, do you see the sand settling down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? अब देखिए, जब आपने इसको साइड में रख दिया तो आप ये देखेंगे कि जो सैंड है वो नीचे जो है सेटल डाउन होने लगी है। तो उसको सैंड को हम जो कैसे सेपरेट करेंगे, किससे,
सैंड और किसका मिक्सचर था, सॉल्ट का। तो सैंड को हम सेपरेट करते हैं डिकेंटेशन वाले मेथड से, जिसमें से हम ऊपर का जो मतलब वाटर का होता है उसको हम एक दूसरे बीकर में थोड़ा सा टिल्ट करके उसको सेपरेट कर लेते हैं, तो उसमें सैंड सैंड नीचे रह जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने बोला है कि जब आपने सेपरेट किया सैंड को, तो पर फिर भी उसमें क्या प्रेजेंट होगा, ये जो मतलब वाटर है उसमें सॉल्ट तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमने सैंड और सॉल्ट मिलाया था, तो सॉल्ट कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट ही होगा ना वाटर में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब जो हमारा जो लिक्विड है जिसमें जो हमने अलग किया है सैंड और सॉल्ट वाले मिक्सचर में से, उसको हम अब उसका हम जो है करने वाले हैं सॉल्ट सेपरेट करेंगे। अब हमने क्या किया, ट्रांसफ़र, ये लिक्विड को ट्रांसफ़र करेंगे इनटू अ केटल। देखिए केटल है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे एंड क्लोज इट लिड, हीट द केटल फॉर सम टाइम। यहाँ पे इसको हीटिंग दे दें। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। तो आपको देखेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हीट निकल रही है यहाँ से। टेक अ मेटल प्लेट विद आइस ऑन इट, hold the plate just above the spot of the kettle as shown in the figure. What you observe, let all the water in the kettle boil off. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into liquid form is called condensation. तो देखिए आप ये फिगर देखिए, जो हमें एक्टिविटी 7 में हमने क्या क्या मेथड्स यूज़ किया है वो मैं आपको बता। देखिए सबसे पहले आपने सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लिया, एक में था, उसके बाद आपने उसको एक साइड में रख दिया, तो उससे क्या हुआ कि जो है सैंड सैंड जो था वो नीचे नीचे लेयर्स उसका हो गया, और ऊपर जो है वाटर सरफेस ऐसे ऊपर वाटर वाटर हो गया। तो उसमें क्या हमने उसको सेपरेट किया, तो लिक्विड वाटर जो था वो हमने यहाँ पे इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसमें सिर्फ वाटर है। अब वाटर में क्या प्रेजेंट था, वाटर में सॉल्ट भी प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने डिकेंटेशन वाला मेथड यूज़ करा, तो डिकेंटेशन से हमने वाटर को अलग कर लिया। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद ये जो लिक्विड हमारा अलग हो गया है उसको अब हम इस केटल में, ये जो केटल है इसमें हमने लिक्विड जो हमारा सॉल्टेड लिक्विड था उसको ट्रांसफ़र करा, फिर उसको हीट दी। जब हीट करेंगे उसको, तो हीट करने से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। अब ये यहाँ पे जो है वेपर्स निकल रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए दूसरा मेथड कौन सा यूज़ होगा, इवेपोरेशन का, पहले था डिकेंटेशन। अब यहाँ पे जब इवेपोरेट होने लगा, तो हमने यहाँ पे एक मेटल प्लेट लाए, उसमें थोड़ी सी आइस थी, मतलब कि ठंडा कुछ था कूल होने के लिए। तो ये वाटर वेपर यहाँ से कूल होने लगे, तो ये जो है लिक्विड ड्रॉस वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया वेपर्स। अब यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज़ कर लिया, कंडेंसेशन का मेथड। तो हमने क्या किया, हमने सैंड अलग कर ली, सॉल्ट अलग कर लिया और वाटर अलग कर लिया, क्योंकि ये यहाँ पे जब वाटर वेपर्स में चेंज हो गया तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट बचा। तो ये हमने तीनों चीज़ें अलग कर ली। कौन कौन सा प्रोसेस था, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। नेक्स्ट है, पहली फेज अ प्रॉब्लम बाई रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विद सैंड। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she would recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? तो इसमें जो था, पहली ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें उसको प्रॉब्लम इसलिए फेस हुई क्योंकि उसने जो पूरा पैकेट ऑफ सॉल्ट था वो मिक्स कर लिया, तो उसकी जो क्वांटिटी थी वो उतनी नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए उसका जो है प्रोसेस उसने किया वो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है दैट मैनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, वी सी से दैट दीज सब्सटेंस आर soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? चलिए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी नंबर 8 को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एक बीकर चाहिए, स्पून, सॉल्ट और वाटर। फिर आपसे बोला गया pour a half of cup of water in a beaker, add 1 tablespoon of salt and stir it well until the salt dissolve in it completely। हाफ कप आपने वाटर ले लिया, उसमें 1 टेबल स्पून आपने सॉल्ट मिलाया, उसको स्टेर किया जब तक कि वो सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो गया।
उसके बाद क्या करना है, अगेन ऐड अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टेयर वेल। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टेबल स्पून एट अ टाइम। 1 टेबल स्पून आपने मिला, फिर स्टेयर किया, फिर 1 टेबल स्पून मिलाया, फिर स्टेयर किया। ऐसे करके आपको स्टेयर करते जाना और मिक्स करते जाना। After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remain undissolved and settle at the bottom of the beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सेचुरेशन आ गया, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकता था वो अपनी सेचुरेशन लेवल पे पहुँच चुका है, जिसमें वो उससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डिज़ोल्व करता सकता है, इसलिए वो है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, हेयर इज़ अ हिंट एज जो पहली ने किया था उसके लिए क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहाँ पे सेचुरेशन लेवल पे पहुँच चुका था। हेयर इज़ अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution. तो क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट जो था वो सेचुरेशन लेवल से ज़्यादा हो गया था। द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a large quantity of water. Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help पहेली out. तो देखते हैं एक्टिविटी नंबर 9। इसमें क्या बोला गया है, add some water in a beaker and mix salt in it until it can't dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of salt in water. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. What do you find? What happens to the undissolved sand salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve? No. If yes, can some more salt be dissolved in the salt by heating it? तो जब हमने एक्टिविटी 9 परफॉर्म की, उससे हमें ये पता चला कि जब सेचुरेशन लेवल पे पहुंच चुका था, तो उसके बाद हमने जब जब सॉल्ट डिज़ोल्व किया तो अनडिज़ोल्व सॉल्ट जो है वो बॉटम ऑफ द बीकर में जब बैठ गया, तो उसको जब हमने हीट किया तो वो हमने क्या देखा कि जो है वो वहाँ पे सॉल्ट डिज़ोल्व होने लगा था वाटर में। तो ये है हमारी एक्टिविटी 9। नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी नंबर 10 है उसमें हमें ये डिस्कस करना है कि मतलब कितनी भी क्वांटिटी हम किसी भी लिक्विड में मिला लें तो क्या वो डिज़ोल्व होती जाती है कि नहीं। जैसे कि वाटर में आप सैंड को डिज़ोल्व करते जाएं और वही शुगर को डिज़ोल्व करते जाएं, तो कौन सी क्या क्वांटिटी लेवल होता है वो डिज़ोल्व होता जाएगा कि नहीं। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट में ये देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट में डिज़ोल्व होते हैं वाटर में। जैसे शुगर है वो अलग अमाउंट में डिज़ोल्व होगी और जो सॉल्ट है वो वही अलग अमाउंट में डिज़ोल्व होगा। वो आखिर मतलब वो सेचुरेशन लेवल पे पहुंचने के बाद जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो ये डिफरेंट अमाउंट हो गया। मान लीजिए आपने 10 चम्मच शुगर मिलाई, वो डिज़ोल्व हो गई पूरी नीचे, और जो आपने 10 चम्मच वही वाटर मिलाया उतनी ही पानी में, तो वो जाके नीचे सेटल हो गई। तो उससे क्या हुआ कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो है सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है वाटर में। तो यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस।